अब विनती करूँगा क्रांतिकारी किसान मंच के शिवदेव जी को, और उनके बाद संग्रामी किसान समिति के सुरेंद्रनाथ बैगा जी वो कह रहे हैं। अब शिवदेव जी किसान एकता केंद्र वाले साथी ने बताया है कि उधर भी मार्केट की जो रिश्ते हैं खेती में लागू हो रहे हैं, सभी जगह एक जैसा है। साथी शिवदेव जी क्रांतिकारी किसान मंच। दोस्तों, सभी साथियों को मेरा लाल सलाम। आज हम सम्मेलन इस टाइम कर रहे हैं जब पूरी दुनिया एक संकट में फंसी हुई है और एक तरह का तीसरा महायुद्ध की संभावना बनी हुई है, जिसके चलते हर देश में कोई शिक मारता है तो वो जुकाम उस दूसरे देश को लग जाती है। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने किसान आंदोलन का इतिहास पुराना जितना भी है, अजीत सिंह से लेके गदरी बाबे से लेके आज के युग में जितना भी लड़ा गया, और मेरे को एक अपने स्कूल टाइम की कविता धनीराम चातर की याद आती है, जब पंजाब के ऊपर उन्होंने लिखी थी वैसाखी के मेले पे कि वैसाखी पे किसान जो है मेले जाता है और अपनी हाड़ी को संभाल के और वो दमामे मारता वहाँ मेले में चले जाता है। दोस्तों, मैं जब से वो संभाली है मैंने किसान दमामा शब्द ही भी सुनना बंद हो गया है। गगन दमामा तो होता था लेकिन दमामा शब्द कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आज जब किसान की फसल पकती है वो घर लाता है और पूरे घर में शोक पड़ा होता है, क्योंकि उसका जो साबता करते हैं और उसके चलते उसका कर्ज भी नहीं उतरा। घर में क्या रखें, क्या खाएं, शादी कहाँ से करें, कोई सावधान नहीं है। पहले खुशी होती थी कि अनाज आया और इसी के जीवन है और सबको अनाज बांटा जाता था, जो उसके साथ मेहनत करते थे उसको भी बांटा जाता था। वो बरादरी भाव भी टूट गया, वो समाज भी टूट गया। और क्यों टूट गया इसको दोबारा देखने की ज़रूरत है। और मैं कह रहा हूँ कि आज किसानों का एक दुखड़ा क्या है कि वो खेती पे वो उनको अपने बच्चे कैसे पढ़ाने हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कैसे करनी है, वो उसका कोई हल नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में जो हालात बने हुए हैं, तो आज इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब में किसान आंदोलन ने एक के एक बाद बड़े बड़े संगठन जो है लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और हमारे संगठन के हम क्रांतिकारी विचारधारा से तो बहुत दिनों से जुड़े हैं, लेकिन हमारा किसान मंच जो क्रांतिकारी मंच है उसकी अभी उम्र बहुत कम है। दो साथी पहले बोल के गए हैं और उन्होंने एक क्रांतिकारी ढंग से जहाँ वहाँ संघर्ष चलाया और उसका क्या असर हुआ, और इससे पता चलता है कि क्रांतिकारी विचारधारा से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, बरेली में काम हुआ। बरेली में मास्टर साथी बता के गए कि उन्होंने कैसे वहाँ बरेली डीए के साथ गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ जो हेरा फेरी करके उनके साथ उनकी ज़मीन अखबार कर रही थी, और छोटे से समय में उन्होंने एक संघर्ष चलाया और डीडीएन के साथ एक कंप्रोमाइज करने पे आ गया। और कंप्रोमाइज किया कि हम ठीक है, हम 4 गुना आपको मुआवजा देंगे, लेकिन हेरा फेरी कहाँ कर रहे हैं कि सर्कल रेट का 4 गुना। सर्कल रेट किसने बनाया? गवर्नमेंट ने। और वो वहाँ उसके साथ धोखा हो रहा है। जब ये आर्गू करते हैं तो बोले कि क्रांतिकारी बहुत खतरनाक मामला है। और हिमांशु की बहुत, जहाँ इनके साथियों की बहुत छोटी सी एक्सपीरियंस है जिसमें उन्होंने ये चीज़ प्राप्त कर ली, और कभी तो ये अपने गांव से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। और आज वो क्रांतिकारी
किसान मंच खड़ा करके इस लड़ाई को लड़ना चाहता है। और जो छोटे छोटे किसान हैं, जो जिनकी ज़मीन होल्डिंग बहुत ही कम है और जिनका जीवन निर्वाह उसमें नहीं होना, वो खेती छोड़ रहे हैं। और उसके लिए कि तो छोड़ो। और रुद्रपुर में इंट्राक कंपनी का एक लंबा शानदार आंदोलन हुआ और उस लड़ाई की है अब तक जीती भी। और उसके लिए हमाशू ने इनके मंच ने, बरेली की मंच ने इनके लिए पैसा भी इकट्ठा किया, वहाँ भागीदारी भी की। और ये क्रांतिकारी विचारधारा कहाँ से आती है? जब दूसरे के लिए कोई सोचता है, अपने के लिए नहीं। और मेरे को यही कहा गया कि जहाँ जहाँ आपका काम है वहाँ के एक्सपीरियंस बताइए। और इन साथियों के साथ मैंने बात रखनी थी। बरेली के एक साथी और आए, नौजवान हैं, उसने अपनी आप बीती सुनाई कि उन्होंने कहा कि नौजवान क्यों नौकरी के पीछे भागते हैं, सरकार प्रचार कर रही है, आप ऑर्गेनिक खेती करिए। और उन्होंने लोन लिया ऑर्गेनिक खेती के लिए, उसमें 35,000 सब्सिडी मिली थी, आज तक सब्सिडी नहीं मिली। और ऑर्गेनिक खेती करने के लिए उसने कहाँ से ट्रेनिंग लेनी है, वो जो पैदा करेगा वो कहाँ बेचेगा? बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपनी ऐड करके बेचती हैं। मैं सोचता हूँ कि गेहूँ या कोई चीज़ ऐसी चीज़ बिल्कुल कोई और ऑर्गेनिक लगा लूँ, लेकिन उसकी मार्केटिंग कहाँ करेंगे? वो कौन मेरे पे विश्वास करेगा कि ऑर्गेनिक है? और बहुत सारे लोग नौजवान जो है उसने निराशा करके फिर घर में बैठ गए। और ऑर्गेनिक खेती बक्या कोई मामला, कोई हल नहीं है। एक तरह का नौजवानों को पजल करने का, उनको मूर्ख बनाने का काम है। तो ऐसे इनके वहाँ एक्सपीरियंस रहे हैं जो शानदार एक्सपीरियंस हैं। ऐसे ही कालाडूंगी एक छोटी सी जगह है, ये डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में पहाड़ों के पाँव में है। वहाँ के क्रांतिकारी मंच का साथी यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने भी ये बात बताई कि हमें एक दिक्कत बहुत बड़ी आई। हम वहाँ छोटे छोटे किसानों की जो समस्या थी उनको लेके वहाँ मंच बनाया, उनको इकट्ठा किया। और उसी के बीच में एक किसान आंदोलन जो वहाँ काम कर रहा था, मैं नाम क्या लूँ, वो आए कारों पे, उनके साथ बैठे और उनके साथ काम इन्होंने किया। लेकिन उनको साथ उन्होंने प्रदर्शन करना था दिल्ली में, और इनको ऐसे ही छोड़ के यहाँ चले गए और वो जाके दिल्ली बैठ गए। दोस्तों, ये वर्गीय दृष्टिकोण जो है अगर हमारा नहीं है तो हम एक कदम भी क्रांतिकारी कदम नहीं उठा सकते, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। आज की लड़ाई इतनी कठिन है कि पूरे साम्राज्य के साथ लड़ाई लड़ने वाली बात है। और किसान आंदोलन 11 महीने लड़ा गया, एक मिसाल बनी और कईयों को ऊर्जा मिली। जब बरेली के साथी कहते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि किसान मंच भी बनाएंगे, और जब एक किसान आंदोलन में वहाँ भागीदारी करने गए बॉर्डर पे, तो वहाँ से उत्साह हो गए, इन्होंने ये काम किया और ये मंच भी बनने लगे। और यही ऊर्जा होती है जो एक क्रांतिकारी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे ही वहाँ की जो समस्या पे भी मेरे को बोला गया किसानों की क्या समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ किसान जो दिन भर अपने खेती करता है और उसके बाद रात को उनको जानवर भगाने होते हैं, उसमें जंगली जानवर भी हैं और आवारा जानवर भी हैं। और किसान इतना ज़्यादा त्रस्त रहता है, डरा हुआ है, वो साइको हो गए हैं और उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे में कोई क्रांतिकारी संगठन कोई संगठन बनाने जाए तो सच में उनके लिए एक प्यासे को तो बूंद पिलाने जैसी बात है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे हम करें। मैं रुद्रपुर के आसपास रहता हूँ, यहाँ कोई मंच तो नहीं है, लेकिन मैं किसानों के बीच में जाता हूँ और वहाँ मैं देखता हूँ कि उनकी क्या समस्या है। उनकी समस्या क्या है कि मेरे गांव का ही एक बंदा, उसकी अपनी कोई ज़मीन नहीं, आधा एकड़ 1 एकड़ किसी से लेके सब्जी उगाता, दिन रात उसका बेटा पत्नी सब उसमें मेहनत करते हैं और उसका कमाई का बड़ा हिस्सा तो वो हाइब्रिड बीज वाले ले जाते हैं।
उसने मेरे को बताया कि ये जो मैं भिंडी बोई हुई है इसका बीज 1500 रुपये का आया है, और वो बीज आगे वो अपने लिए बो भी नहीं सकता, और क्योंकि हाइब्रिड है वो आगे बीज तैयार भी नहीं होगा, और ये बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे वहाँ इलाके में एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। वो खेल ये हो रहा है कि वहाँ सीड कंपनियां बहुत आई हुई हैं। वहाँ वो किसानों को वो क्या करते हैं कि 4000 क्विंटल बीज देते हैं। कोई बीज इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया हुआ है, सिंपल बीज है, और वो 4000 देंगे तो किसानों को कहते हैं कि जब आपकी फसल आएगी हम उसी से काट लेंगे, और फसल उन्होंने लेनी है। मेरी भी थोड़ी सी खेती है, और मैं खुद नहीं चाहता था कि मैंने कहा कि मैं उसका बीज 4000 में क्यों खरीदूँ, मेरे पास घर का बीज है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, प्रैक्टिकली ये आती है कि गेहूँ की खरीद सरकार ने बंद कर दी है, उसको बेचूँ कहाँ। वो इतनी बात की गारंटी लेता है कि मैं रेट तो नहीं तय करता लेकिन मैं खरीद लूँगा, और मेरी 50-60 क्विंटल गेहूँ हुई। मैंने एक ट्राली की, वो ट्राली वाला तो आधा घंटा भी ज़्यादा नहीं रुकेगा कि मैं किसी और को पूछ लूँ कि इसका रेट कोई क्या मिलेगा, और ट्राली वाला कह रहा है कि मैं 150 क्विंटल जो है वो गेहूँ ले जा सकता हूँ, मैं तो उतना ही किराया लूँगा। और किसान मैं क्या करेगा, वो किराया भी उतना देगा। और एक मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली कि मेरी आधा एकड़ ज़मीन रोड के ऊपर है। मेरे से कई लोग मांगते रहते थे कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। और इस बार मैं गया हूँ क्योंकि आधे एकड़ के लिए ना तो कोई ट्रैक्टर आता है, ना कोई धान लगाने के लिए आता है, और वो जो बंदे मांगते थे वो उनको सबको बोल दिया कि बोले भाई साहब हम तो अपना बड़ी मुश्किल से लगा देंगे। वो 14-15 एकड़ की खेती करते थे, 4-5 एकड़ दोनों भाइयों की ज़मीन थी, वो उसमें करते थे। उसके अलावा वो ठेके पे या और कोई ज़मीन लेके वो करते थे। उन्होंने एक ट्रैक्टर भेज दिया और बोले कि खेत हम धान की खेती नहीं करेंगे। तराई में गन्ना बहुत बढ़िया होता था, और गन्ना भी लोगों ने छोड़ दिया। सहकारी मिलें जितनी थी सब बंद हो गई, गन्ना कहाँ बेचें, और गन्ना छोड़ दिया। और उसके बाद अब धान छोड़ देंगे, फिर क्या बोएंगे। मैंने एक दर्शवादी होने के नाते पंतनगर से मूंग का बीज लाया, और मैंने कहा चलिए मूंग बीज के देखते हैं। और मूंग भी वो ऐसा उन्होंने ऐसा शोध किया था। मूंग की खेती जो साथी करते हैं वो जानते हैं कि उसकी पहले जो फली आती है वो जो बाद में आती है, तो वो जो बाद में पकती है उससे पहले जो पहले पकी हुई वो फट जाती है। वो सीड में उन्होंने ऐसा किया था कि वो पकी हुई फली नहीं फटती। किसान के पास इतना टाइम नहीं, पहले तो लोग करते थे कि पहली फली तोड़ ली, दूसरी का इंतजार कर लिया। अब इतनी मजदूरी इतनी मेहनत कहाँ करे। तो मैंने सोचा कि वो बीज बहुत बढ़िया वो ले जाएंगे। मैं बीजों की दुकानों पे गया, वो बोले कि भाई हम पैकेट वाला बीज ही बेच सकते, दूसरा बेच ही नहीं सकते क्योंकि जीएसटी का मामला है, ये तो 2 नंबर का धंधा हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये सोना है, और ना ये बिकेगा ना मेरे को गवर्नमेंट पे चली जाएगी। और और करियाने की दुकानों पे गया, हम 120 रुपये किलो लाते हैं। हमने कहा आप 80 रुपये ले रहे हो, 90 रुपये ले रहे हो। बोले ना हम नहीं ये करेंगे। तो यकीन करो मैं 55 रुपये 60 रुपये उसको जैसे कैसे उसको निकाला। अब किसको आप बोलोगे, किसान के सामने जो दिक्कत है, मध्यम वर्ग किसान की, मैं जो मौजूदा किसान है उसकी बात कर रहा हूँ, जो कह रहा है कि मैं खेती छोड़ दूंगा, मैं क्या करूंगा। लेकिन क्या एक ट्रैक्टर भेज दिया, दोनों भाई खुद ही मेड़ बना रहे हैं, खुद ही काम कर रहे हैं। लेकिन धान लगाने का एक खास लोग होते हैं जो धान लगाते हैं। पंजाब में भी मैं साथी नरपिंदर से भी पूछ रहा था क्योंकि मैं बहुत सालों से वहाँ से इधर आ गया हूँ, तो मैंने कहा अब वहाँ धान कैसे लगता है। फिर उन्होंने बताया कि 5000 वहाँ मजदूरी है, लेकिन हमारे वहाँ 7000 चल रही है। और उसके बाद पेस्टिसाइड पे आ जाइए, मिलावट तो छोड़िए जो साथी ने बोला है।
और एक गेहूं के खेत में घास मारने की दवाई बायर की 2400 रुपये एकड़ का खर्चा है। कोई किसान उसको कैसे बियर कर लेगा? छोटा किसान तो कहीं नहीं कर सकता है। और छोटे छोटे खेत जो हैं, और जैसे साथी बलिया के आए हैं, वहाँ पे चकबंदी भी नहीं हुई, छोटे छोटे खेत हैं, एक किसी के पास 1 एकड़ के 1.5, उसके भी कई टुकड़े हैं, वहाँ कोई ट्यूबवेल नहीं लगा सकता है। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं है कि वो चकबंदी करे। वेलफेयर स्टेट का मामला जो है वो ख़त्म हो गया। दोस्तों, एक मैं अपने ना घटना जो और मेरी हुई है वो ये है कि आज जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जहाँ उसमें सरकारी बैंक है, जहाँ प्राइवेट बैंक है, वो किसानों को बहुत बुरी तरह धोखा दे रही हैं। और हम सोचते हैं कि सरकारी बैंक है, लेकिन अब मैनेजर के सामने ये है कि तुमने इतना प्रॉफिट निकालना है, वो कैसे भी निकाले। और मेरे साथ ये हुआ कि जो किसान वो जानते हैं कि जो KCC की लिमिट बनती है उस पर 7% इंटरेस्ट लगता है बैंक का, और उसमें 3% गवर्नमेंट देती है, वो बाद में देती है। तो मेरा जो 7,000 के आसपास वो इंटरेस्ट था, वो क्रेडिट करके बैंक ने वो उसके हफ्ते बाद फिर निकाल दिया। और मेरे को मैसेज आ गया, मैं गया मैनेजर साहब के पास, तो मैंने उनसे कहा कि भी ये क्या, ऐसा क्यों हुआ? बोला ये तो हेड ऑफिस जानता है। तो मैंने कहा मौके पे तो आप मैनेजर आप बैठे हुए हैं, आप मेरे को बताइए ना। तो बोला मैं कुछ नहीं करता, ये चेंज वहाँ से होती है, इंटरेस्ट कितना देना क्या देना है वहाँ से ही होता है। तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ? तो बोला आप कंप्लेंट करना तो कर दीजिए। तो अब सोचिए एक आम आदमी का क्या हाल होगा। मैं उसी बैंक में उसी सीट पे बैठता रहा हूँ, है ना। वो मैनेजर मेरे को, मैंने कहा ये बताइए कि ये रिवर्स करने का जो है बता दिए कि कोई आप पर कोई लेटर है, कोई सबूत है जो आपने ये पैसे निकाल लिए हैं। तो बोला ठीक है, कल आना आपको दिखा देंगे। मैं फिर 20-25 किलोमीटर गया, वो रामपुर में था, और उन्होंने वो लेटर जो है वो कहाँ से आया उस पर फोल्ड कर लिया, दिखा दिया ये है तुम्हारा अकाउंट। अब मैंने कहा मैं किसको कंप्लेंट करूँ, किसके कहने पे है? और मैंने साहब कहता कि नहीं ये नहीं दिखा सकता, ज़्यादा लगता कि किसी को नहीं दिखाना। और फिर मैंने कंप्लेंट की, और एक वो है कि और इतनी बहस तो कोई मैनेजर के साथ और को कर भी नहीं सकता आम आदमी। आज जो है जो मैं एक की, तब जाके अभी वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, पता नहीं कैसे हो गया है। और ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं बैंक अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। इससे ज़्यादा और जो पंजाब में एक बार हुआ था, ये मिनी बैंक जो खुले थे फ्रांस वाले, ये तो सूदखोरों से भी बुरे थे, और एक बार फंसा लेते थे, उसके बाद तो किसान या कोई आदमी कोई निकल ही नहीं पाता था, क्योंकि स्टेट उनके साथ है, उन्होंने लाइसेंस ले रखा है। सूदखोर से तो फिर भी लड़ लेगा, कोई पंचायत ले जाएगा, उनको ये करेगा, वहाँ क्या करेगा। और एक घटना बहुत बड़ी है जो किसानों को फ्लड कर रही है। लोकल जो सूदखोर हैं, जहाँ कई बैंक भी हैं, किसानों को ब्लैंक चेक ले देंगे, और ब्लैंक चेक लेके उसको जो फाइनेंस करेंगे, और उसको वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। अगर हुआ तो वो ऐसी अमाउंट भर के वो चेक लगा देंगे। जब से चेक एक अपराध हो गया है, तो उसके चलते वो उनके एक हाथ हथियार आ गया है कि अब जो है उसको स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं एक कहना चाह रहा हूँ अंत में कि जब मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आज जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक अकेले ही भारतीय स्टेट से ही नहीं है, भारतीय स्टेट मिली हुई है साम्राज्य के साथ। और किसानों ने जो 11 महीने का आंदोलन लड़ा, वो कम बहादुरी का नहीं, जीत के मोड़े। और लेकिन उसके बाद MSP का क्या हाल है?
है ना। अब गांव में हो रहा है, पिछली बार कहते हैं कि 1800-1900 का धान बिका था। हमारे इलाके में गर्मियों का धान लगता है और गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, और इस बार किसी ने हाई कोर्ट में जाके वो फेयर ले लिया, लोगों ने लगाया, और इस बार धान जो है 1600 रुपये बिक रहा है। और डेयरी के बारे में साथी बड़ी अच्छी तरह बात करके गए हैं। मेरे एक भाई के बच्चे हैं, वो छोटी सी डेयरी उन्होंने बनाई है, तो वो मेरे को बता रहा था कि जैसे राम युद्ध हुआ शुरू, तो हमारी फीड की जो बोरी थी उसका 100 रुपये सीधा बढ़ गया। और मेरे को ये नहीं समझ आती कि डीजल के रेट बढ़ गए, यूरिया के बढ़ गए, वो तो स्टेट ऑफ होम तेल नहीं निकल रहा है, और ये इसका रॉ मटीरियल कहाँ से आना है? यहाँ से जो गेहूँ भी यहाँ मिलती है, और जो उसमें ये मक्की पड़ती है, जहाँ उसमें कोई मिनरल पड़ना है, यहाँ मिलना है, तो 100 रुपया रेट उसका कैसे बढ़ जाएगा? तो इस सब के चलते अभी एक इसी युद्ध के दरमियान एक घटना हुई थी कि मजदूरों के ऊपर जितना कहर इन्होंने ढाया है, और उसमें 10,000 15,000 में उनको नौकरी करा रहे हैं, और मजदूर फिर भी 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा पीछे क्या हटेंगे? और जैसे ही ये युद्ध हुआ, गैस की किल्लत हुई, गैस की कीमतें बढ़ गई, और मजदूरों को खाना बनाना मुश्किल हो गया, लोग घरों को जाने शुरू हो गए, और लंबे लंबे आंदोलन शुरू हुए। 2-4 दिन के आंदोलन में ही सरकार घबरा गई और झूठे वादे करके फिर उनको वापस ले गई। तो दोस्तों, ये जो बड़ी ताकत है आज की डेट में हमारे देश में, सबसे ज़्यादा को गिनती है आबादी में, तो मजदूरों की है। तो हम इस ताकत को पछाने, हालांकि किसान आंदोलन ने इसको अच्छी तरह पहचान लिया है और इन्होंने पहलकदमी भी की है। हमारे साथी भी ये किसान आंदोलन के दरमियान वहाँ बॉर्डर पे जाते रहे हैं, जिसके ये उत्साह भी हुए। ये लड़ाई जो है सांझी लड़ाई है, और एक अच्छी खासी फोर्स जो लड़ सकती है और उनको लड़ना भी आता है, और जिससे ये डरते भी हैं, तो तभी हम कोई लड़ाई लड़ पाएंगे। अदरवाइज इसको यही है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करी जाएंगे। पंजाब में अभी क्या कर रहे हैं कि SIR जो बिहार में होनी थी, जहाँ बंगाल में होनी थी, तब और कट दिया था। अब पंजाब में होने लगी तो बोले कि पासपोर्ट को नहीं हम मानेंगे। पासपोर्ट से बड़ा कोई डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? विदेशी गवर्नमेंटें आपको मानती है कि इंडियन नागरिक है, आपको वीज़ा देना कि नहीं देना, और ये कहते हैं कि ये तो जर्नी डॉक्यूमेंट है, ये कोई स्थायी पता नहीं है, नागरिक होने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इस तरह का ये हम्बल गुस्से में डाल के ये लड़ाई जो है ऐसे ही डरा के एक काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें फिर मैं आप पे ये कहता हूँ कि हमें इस चीज़ को पहचाने, हमें भगत सिंह की विचारधारा को, उनके क्रांतिकारियों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वही हमारी विरासत है, और उसी को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे को सेक्रेटरी साहब से हो रहा है कि मैं इन बातों से अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, 2 नारे, और तो बाद अगली सूचना। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कारपोरेट घराने मुर्दाबाद। अब इस सेशन के लास्ट बुलारे हैं संग्राम